अस्सलामु अलैकुम। द सूरत डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित एंग्लो उर्दू बॉयज़ हाई स्कूल। आज हम हिंदी विषय में विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, हिंदी में विराम चिन्ह कितने हैं। मैं परवीन मोमिन। आज हम विराम चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले विराम का अर्थ। विराम का अर्थ है ठहराव, रुकना। जीवन पथ संकटों से भरा है। उस पथ पर चलने वाले यात्री को बार बार रुकना पड़ता है, विराम लेना पड़ता है। जीवन में सफलता पाने के लिए विराम अनिवार्य है। वाक्य भी एक प्रकार का पथ है, रास्ता है। शब्द पथ है, इस पर चलने के लिए भी विराम आवश्यक है। लेकिन वाक्य पथ पर चलते समय विराम कहाँ लेना है, यह सूचित करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। आइए आज यहाँ विराम चिन्हों का परिचय करते हैं। परिभाषा। विराम चिन्ह की परिभाषा के बारे में हम जानेंगे। कक्षा 5वीं से आप लोग भली भांति चिन्हों से परिचित हो गए होंगे। प्रश्नार्थ चिन्ह, उद्गार चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसे गुजराती में उद्गार चिन्ह कहते हैं, अवतरण चिन्ह, अल्प विराम, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, पूर्ण विराम आदि चिन्हों के नाम बार बार आपने 5वीं कक्षा से सुने भी होंगे, लेकिन आज हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। विराम का अर्थ है रुकना। भाषा के लिखित एवं मौखिक रूप में यदि विराम न लिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। बोलते और लिखते समय हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, जिन्हें व्याकरण की भाषा में विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा को लिखते समय विश्राम यानी रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इतना यह सभी बातें हमने जानी तो हम इतना निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर हम कहीं गाड़ी लेकर जाते हैं तो गाड़ी में ब्रेक ही नहीं होती तो हम वहाँ पर रुक पाएंगे नहीं ना। उसी तरह यहाँ पर भाषा के लिखित एवं मौखिक रूप में यदि विराम न लिया जाए तो यहाँ पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जिस तरह गाड़ी में ब्रेक नहीं होगी तो हम गाड़ी को रोक नहीं पाएंगे और हमें कहीं ठहरना भी होगा तो हम ठहर नहीं पाएंगे। उसी तरह भाषा में विराम चिन्हों का होना भी उतना ही जरूरी है। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। नंबर 1, यहाँ पर चिन्ह का नाम दिया गया है और बिल्कुल बाजू में देखिए यहाँ पर चिन्ह यानी निशान दिया गया है। नंबर 1 पूर्ण विराम, नंबर 2 अपूर्ण विराम जिसे गुजराती में गुरु विराम कहा जाता है, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादिबोधक यानी उद्गार चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, इसके अलावा उद्धरण चिन्ह, उद्धरण यानी जिसे गुजराती में अवतरण चिन्ह कहा जाता है। यहाँ पर योजक चिन्ह आदि कई चिन्ह हम आगे देखेंगे और सभी चिन्हों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए और साथ ही विराम चिन्ह की परिभाषा, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, कौन सा विराम चिन्ह कहाँ पर प्रयुक्त होता है, यह सभी बातें वीडियो को देखकर आप समझते जाइए और अपनी कॉपी में लिखते जाइए। सबसे पहले आता है पूर्ण विराम और नंबर 2 अपूर्ण विराम। पूर्ण विराम जिसका चिन्ह हमें यहाँ पर कोष्टक में दिया गया है,
पूर्ण यानी पूरा। किसी वाक्य के समाप्त होने पर यह चिन्ह लगाया जाता है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। पूर्ण विराम यानी इसका अर्थ है पूरी तरह ठहरना, रुकना। सामान्य स्थिति में वाक्य या विचार अंतिम स्थिति पर ठहर जाता है। एक दूसरी स्थिति में भी पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, जब एक विचार पूर्ण होकर दूसरे विचार पर अग्रसर होते हैं, तब भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ पर हमें उदाहरण दिया गया है, राम पुस्तक पढ़ता है, यानी वाक्य समाप्त हो गया है, इसके आगे और कोई दूसरा वाक्य नहीं है, तब पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह आपको अपनी कॉपी में इसके अलावा और कई उदाहरण आप लिख सकते हो और आपको लिखना भी है। जैसे लड़का जा रहा है, वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का उपयोग। वह खत लिखती है, तो वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का उपयोग। और निकुंज ने पढ़ाई पूरी कर ली, अब वह डॉक्टर हो गया, यानी विचार पूर्ण होने पर तथा विचार बढ़ने से पहले विराम चिन्ह का प्रयोग। बरसात हुई, खेत जोतना शुरू कर दो, तो दूसरे विचार की ओर अग्रसर होने से पहले पूर्ण विराम का उपयोग देखें। तो ऐसी कई बातें हैं जहाँ पर हमें पूर्ण विराम का प्रयोग करना होता है, लेकिन आपको एक बात अच्छी तरह से जाननी, यहाँ पर हमें एक बात अच्छी तरह से याद रखना है कि वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। कई बार क्या होता है कि पूर्ण विराम का हम गलती से प्रयोग कर लेते हैं। पूर्ण विराम के प्रयोग में अक्सर गलती होती है। पूर्ण विराम के उपयोग में सावधानी रखनी आवश्यक है। पूर्ण विराम के प्रयोग में कैसी गलती होती है, इसके लिए अगर एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ तो सुनिए। गर्मी बढ़ रही है, तो क्या जीवन का कारोबार नहीं चलेगा? यह अशुद्ध प्रयोग है। गर्मी बढ़ रही है, पूर्ण विराम, तो क्या जीवन का कारोबार नहीं चलेगा? अंत में प्रश्न चिन्ह है। तो गर्मी बढ़ रही है, तो क्या जीवन का कारोबार नहीं चलेगा? स्पष्ट है कि गर्मी बढ़ रही है, इसके बाद दूसरा वाक्य यहाँ पर हमें दिया गया है, तो गर्मी बढ़ रही है, उसके बाद हम पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं लगा सकते, क्योंकि आगे और एक वाक्य हमें यहाँ पर दिया गया है। तो बच्चों कोई बताएगा कि गर्मी बढ़ रही है, इसके बाद हम कौन सा चिन्ह लगा सकते हैं? तो यहाँ पर हम अल्प विराम लगाएंगे। गर्मी बढ़ रही है, अल्प विराम, तो क्या जीवन का कारोबार नहीं चलेगा? तो यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं, अल्प विराम की जगह पर पूर्ण विराम चिन्ह लगा देते हैं। तो यह सावधानी हमें रखनी चाहिए। आगे दूसरा चिन्ह है अपूर्ण विराम, यानी इसे गुजराती में गुरु विराम भी कहा जाता है। अपूर्ण यानी अधूरा। यदि किसी कथन का निर्देश करना हो अथवा किसी वक्तव्य को अलग करके बताना हो, वहाँ अपूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे निम्नलिखित पंक्ति की भावार्थ सहित व्याख्या कीजिए, या हम किसी सूचना को लिखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो अंत में हमें वहाँ पर अपूर्ण विराम का चिन्ह लगाना होता है। नंबर 3 पर है अल्प विराम। अल्प विराम यानी वाक्य वाचन के समय जब थोड़ा सा विराम आवश्यक होता है, उसे अल्प विराम कहते हैं। इस चिन्ह का उपयोग सर्वाधिक होता है, यानी ज़्यादातर होता है। अतः इसके प्रयोग के विषय में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। अल्प विराम के प्रयोग संबंधी हमें कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ती है। यहाँ पर देखिए, अल्प विराम यानी थोड़ा कम। बातचीत करते समय या लिखते समय हम थोड़ा रुकते हैं। जब एक प्रकार के संज्ञा शब्द अथवा अन्य पद तथा वाक्यांश एक वाक्य में इकट्ठे आ जाए, तो वहाँ प्रत्येक के अंत में अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। हे प्रभु, मेरी पीड़ा हरो,
वीर, शाहिल, केशव मेरे प्रिय मित्र है। नंबर 3, नहीं, हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे। तो तीनों 3 वाक्यों में देखिए कि अल्प विराम का चिन्ह कहाँ कहाँ पर लगाया हुआ है, यानी वाक्य में हमें थोड़ा सा ठहरना हो तब हमें यह चिन्ह का प्रयोग करना है। और जब एक प्रकार की संज्ञा शब्द अथवा अन्य पद तथा वाक्यांश एक वाक्य में इकट्ठे आ जाए तो वहाँ पर प्रत्येक के अंत में हमें अल्पविराम का चिन्ह लगाना है। जैसे वीर, शाहिल, केशव, देखिए आप इन तीनों शब्दों के बीच में संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द के बीच में यहाँ पर अल्पविराम है। वीर, शाहिल, केशव, आप ही सोचिए तो अगर इन तीनों के नाम के आगे अल्पविराम का शब्द, अल्पविराम का चिन्ह हम नहीं लगाएंगे तो इसे किस तरह पढ़ा जाएगा? वीर, शाहिल, केशव मेरे प्रिय मित्र है। और अगर अल्पविराम का चिन्ह लगाया जाएगा यानी थोड़ा ठहरना, तो वीर, शाहिल, केशव मेरे प्रिय मित्र है। तो इस तरह नीचे नंबर 3 पर दिया हुआ वाक्य पढ़िए, नहीं, हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे। तो नहीं बाद में अगर अल्पविराम का चिन्ह नहीं होगा, नहीं, हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे। तो इस तरह यह जरूरी है कि कौन सा चिन्ह कहाँ पर आएगा। आपको भी यह सभी छोटी छोटी बातों का अच्छी तरह से ख्याल रखना है और वाक्य में चिन्ह का प्रयोग अवश्य करना है। नंबर 4, अर्धविराम। अर्ध यानी आधा। यह पूर्ण विराम और अर्धविराम के बीच का चिन्ह है। जब हमें अपनी बातचीत के दौरान पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकना होता है, वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ पर हमें स्पष्ट भाषा में बताया गया है कि पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकना होता हो, वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सुनामी के दौरान भयंकर तबाही मची, मकान के मकान दह गए, सारे रास्तों में लाशें बिछ गई। तो यहाँ पर देखिए कि पूर्ण विराम से कम हम रुकते हैं और अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा। तो सुनामी के दौरान भयंकर तबाही मची, मकान के मकान दह गए, सारे रास्तों में लाश बिछ गई, लाशें बिछ गई। तो यहाँ पर देखिए कि इस चिन्ह का प्रयोग किस तरह हुआ है। आगे देखिए नंबर 5, प्रश्न सूचक चिन्ह और नंबर 6, विस्मयादि बोधक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह तो अगर आपको मैं कुछ नहीं भी बताऊंगी तब भी आप समझ जाओगे कि हाँ टीचर, यह तो प्रश्न के अंत में लगाया जाता है, या तो हम किसी को कोई प्रश्न पूछते हैं तब यह लगाया जाता है। जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो, जहाँ कोई प्रश्न पूछा जाए, वहाँ प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। खासकर प्रश्नवाचक सर्वनाम के प्रयोग वाले वाक्यों के अंत में यह चिन्ह लगाया जाता है। जहाँ प्रश्न पूछे जाने का आभास होता है, जैसे क्या आप उत्तर दे सकते हैं? आप कहाँ के निवास स्थानी है? कौन है आप? कहाँ से आए हैं? तो यह सभी प्रश्न पूछने पर हम अंत में यह चिन्ह लगाते हैं। विस्मयादि बोधक यानी उद्गार चिन्ह। इसका प्रयोग हर्ष, विषाद, आशा, निराशा, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, भय, करुणा आदि भाव व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है। तो यह देखिए, विस्मय, आशा, निराशा, अगर हम कभी ज़्यादातर खुश हो जाएंगे या तो फिर हमें घोर निराशा का सामना करना पड़े, या तो फिर हमारे आगे कोई ऐसी बात आ जाए कि हमारा मुंह फुला का फुला रह जाए, यानी हमें आश्चर्य हो, या तो फिर हमें किसी से नफरत हो, घृणा हो, हमें कहीं डर का सामना करना पड़े, ऐसे भाव व्यक्त करने वाले
निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है। वाह क्या पार्टी थी, मज़ा आ गया। तो यहाँ पर देखिए किसे देखकर हमारा मुंह खुला रह गया, पार्टी को देखकर। तो वाह, वाह के बाद हमने कौन सा चिन्ह लगाया है, उद्गार चिन्ह। इसके अलावा वाह क्या कार्यक्रम था, ओह तो यह आपका चित्र था। हे ईश्वर सबका भला करना, शाबाश मेरे शेर। ऐसे कई उदाहरण आपको भी अपनी कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विस्मय, शोक, प्रेम, भय, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका उपयोग होता है। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक यानी हमें निर्देश करते हुए कोई बताता है कि हमें आगे बढ़ना है। किसी बात का निर्देश देने के लिए अथवा कोई उदाहरण, विवरण या कथन स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरा प्रिय कवि, मेरा भारत महान। क और ब, तो यहाँ पर दोनों के आगे निर्देशक चिन्ह दिए हुए हैं। चेतन तू क्यों अभी तक खड़ा है, तो यहाँ पर देखिए निर्देशक यानी हमें निर्देश करना। नंबर एक, एक के बाद हमें निर्देशक चिन्ह दिया गया है। इसी तरह दो के आगे भी निर्देशक चिन्ह दिया गया है। और चेतन तू क्यों अभी तक खड़ा है यानी चेतन के आगे भी निर्देशक चिन्ह दिया गया है। तो इस तरह किसी बात का निर्देश देने के लिए अथवा कोई उदाहरण, विवरण या कथन स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। नंबर 8, योजक चिन्ह। समस्त युग्म शब्दों के मध्य में, विलोम शब्द में तथा आपस में तुलना आदि के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता यानी माता और पिता, चरण कमल, चरण और कमल। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा, सुंदर असुंदर, असुंदर। समस्त युग्म शब्दों के मध्य में या तो फिर विलोम शब्दों में तथा आपस में तुलना आदि के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपको इसके अलावा कोई और उदाहरण भी प्राप्त करना है और कॉपी में लिखना है। 9, अवतरण उद्धरण चिन्ह। यहाँ पर उद्धरण का अर्थ है उदाहरण। जब किसी महान अथवा प्रसिद्ध व्यक्ति का कोई कथन ज्यों का त्यों दिया जाता है या किसी पुस्तक, व्यक्ति का उपनाम, शीर्षक आदि दिए जाते हैं, तब वहाँ अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ये दो तरह के होते हैं, इकहरा और दोहरा। इकहरा अवतरण हम किसी पुस्तक का नाम लिखते हैं या किसी व्यक्ति का उपनाम लिखते हैं या हम शीर्षक देते हैं, तब इसका प्रयोग किया जाता है। दोहरा अवतरण हम तब प्रयुक्त करते हैं कि जब कोई प्रसिद्ध व्यक्ति का कोई कथन ज्यों का त्यों वाक्य में प्रयुक्त करना होता है, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी किसी की कही हुई बात को हम ज्यों का त्यों वाक्य में लिखते हैं, तब हमें कौन सा चिन्ह लगाना है, दोहरा अवतरण चिन्ह। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी यानी इनका जो उपनाम था निराला, तो वह हमने इकहरा अवतरण चिन्ह में लिखा हुआ है। दूसरा उदाहरण देखिए, गांधी जी ने कहा है कि बीमार होना एक अपराध है, यानी गांधी जी ने जो कहा है वह हमने वही बात बिल्कुल वैसी के वैसी दोहरा अवतरण चिन्ह के द्वारा हमें यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर
अवतरण यानी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है कि किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह गांधी जी के अलावा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेहरू जी ने कहा आराम हराम है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी किसी के कहे हुए वाक्य को हम वैसे ही लिखते हैं तब हमें कौन सा अवतरण चिन्ह लगाना है? दोहरा अवतरण चिन्ह। कौष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह। नंबर 10 पर है कौष्टक चिन्ह। वाक्यों में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ, क्रम सूचक अंकों तथा अक्षरों को कौष्टक के भीतर रखा जाता है। यहाँ पर किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह को अथवा यहाँ पर हमें कौष्टक 3 प्रकार के दिए गए हैं कि इसका प्रयोग होता है। आप इस संस्था के संचालक हैं। उसी तरह अगर हम दूसरा उदाहरण देखें, विशेषणों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए विशेषणों का प्रयोग, तो विशेषणों कौन से हैं? काला, मोटा, लंबा, छोटा, सुंदर आदि। तो विशेषणों के बाद हम इसे कौष्टक में लिखेंगे काला, मोटा, लंबा, छोटा, सुंदर आदि, और बाद में लिखेंगे कि का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। यानी किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कि रवि बहुत ही सुंदर लड़का है। रवि का कोई और उदाहरण भी हमें अगर यहाँ पर लिखना होगा या तो फिर रवि का कोई और अर्थ हमें बताना होगा तो रवि के बाद हम फौरन कौन सा चिन्ह लगाएंगे? उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौष्टक चिन्ह। लाघव चिन्ह, जहाँ पर शब्दों को पूरा न लिखकर छोटा करके लिखा जाता है वहाँ लाघव चिन्ह लगाया जाता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को हम पूरा न लिखे तो दो लगाकर उसके बराबर बाजू में हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? लाघव चिन्ह। इसी तरह प्रोफेसर को केवल प्रो लिखकर हम लाघव चिन्ह लगाएंगे। जहाँ पर शब्दों को पूरा न लिखकर छोटा करके लिखा जाता है वहाँ लाघव चिन्ह लगाया जाता है। तो आज हमने कई विराम चिन्हों के बारे में चर्चाएं की। विराम का अर्थ है रुकना। भाषा के मौखिक प्रयोग में अपनी बात कहते कहते हम थोड़ा रुक जाते हैं ताकि कहने का जो भाव है वो दूसरों को समझ में आए। यहाँ रुकना ही विराम कहलाता है तथा भाषा के लिखित प्रयोग में इन रुकने वाले स्थानों पर जो विशेष चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। अगर उनकी परिभाषा भाषा के लिखित रूप में रुकने अथवा विराम देने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह वैसे तो ज़्यादा है लेकिन हमने यहाँ पर जो भी दिए गए हैं वह सभी विराम चिन्हों को हमें याद रखना है। पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, अल्प विराम, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और कौष्टक चिन्ह। तो यह सभी चिन्ह को आपको अच्छी तरह से याद रखना है और अपनी कॉपी में इन सभी के बारे में अच्छी तरह अच्छे अक्षरों में लिखना भी है। धन्यवाद।